हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। टॉपिक नंबर 27 प्राचीन भारत और आधुनिक भारत हम पढ़ा चुके हैं और प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत जो है स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर जो है अरबों का आक्रमण है, टॉपिक नंबर 27 है लूसेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यानी कि ये लाइन कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो उसके नेतृत्व में जो है क्या होता है कि अरब जो थे, अरब वाले, ये भारत पर पहला सफल आक्रमण किए। अब हम लोग चलते हैं 360 डिग्री MCQ, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं MCQ के रूप में, आपको सॉल्व करना पड़ता है और OMR शीट में आपको गोला करना पड़ता है। चलिए तो जो है क्वेश्चन करते जाते हैं तोड़ तोड़ कर। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किसने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? पहला सवाल है आपका, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किसने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो किसने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा अरबों ने। अरबों ने। फिर से सवाल है कि किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किस पर जो है पहला सफल आक्रमण किया? तो भारत पर। भारत पर। इस लाइन से 3 सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए और इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में अगर इस लाइन से अगर सवाल उठाकर अगर एग्जामिनर दे रहा है आपको, तो जो है आप कहीं से भी आप जो है इससे जो है सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है 360 डिग्री MCQ कर लिए। इस लाइन से 3 सवाल बनाया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस लाइन से अब चौथा सवाल नहीं बनेगा। हाँ, इस लाइन से और दूसरे लाइन को मिलाकर सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर इस लाइन के इस्तेमाल से सवाल बनेगा तो बस इतना ही बनेगा, तीन बनेगा। तो हाँ, लेकिन अगर इस लाइन को दूसरे लाइन से जोड़कर अगर बनाया जाए तो बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं UPSC में, जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो वो अलग ही है। लेकिन हम यहाँ पर जो है तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, ताकि एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरा समझ रहे हैं, तीसरा MCQ के रूप में करना है। 3 फॉर्मेट में हम लोग करना है, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। पहला तो ये होगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं और समझते हैं और निकल लेते हैं, MCQ नहीं करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, वहाँ पर फेल हो जाता है। क्योंकि MCQ आपने सॉल्व नहीं किया, सेट नहीं लगाया है, तो मुश्किल है। क्योंकि आप जो सवाल आप पढ़े हुए भी आपको वहाँ पर लगेगा कि चारों ऑप्शन के ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो कन्फ्यूजन में आप गलत मार के आइएगा। उन कन्फ्यूजन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, एकदम पता है मतलब पता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किसने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो पता है कि अरबों ने किया था, तो अरब होगा। अब यहाँ पर ईरानी दे देगा ऑप्शन में, ईरानी देगा, उसके बाद से आपको तुर्की दे देगा, उसके बाद से अरब दे देगा, उसके बाद से और एक और दे देगा, तो आपको पता होगा एग्जैक्ट कि अरब होगा, तभी तो मारिएगा। तो इसलिए एग्जैक्ट पता होना जरूरी है। और दूसरा बात है कि आप अपने पढ़ा, समझा, उसके बाद से MCQ किया, और फिर दोबारा क्या हुआ कि किसी और भी प्रकाशन के जो भी पब्लिकेशन है जिसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेट आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप 2 बार यहाँ तो 1 बार MCQ कर लिए और दूसरी बार जो है आप सेट प्रैक्टिस किए, तो वहाँ पर किसी भी कोचिंग का, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का रियंथ हो, चाहे किसी कोचिंग का हो, आपने सेट लगाया, सेट, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। या आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इसके बाद जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। तो 2 बार आप हो गया, यहाँ तो 1 बार कर लिया MCQ के रूप में, दूसरी बार आपने सेट लगाया, उस समय कर लिया, और तीसरी बार अब एग्जाम में जाते हैं, यानी कि 2 बार करने के बाद तीसरी बार एग्जाम में जाते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ता है और डायरेक्ट एग्जाम में जाता है, MCQ वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर ABCD दिया रहता है ऑप्शन। ई आपका BPSC में तो ई तक देता है, 5 ऑप्शन देता है, तो क्या होता है कि आप कन्फ्यूजन में वहाँ पर गलत करके आते हैं, जो सवाल आप जानते भी हैं, ईजी सवाल भी गलत करके आते हैं, तो इससे क्या होता है आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। लेकिन 2 बार आप मतलब MCQ के रूप में पढ़कर MCQ के रूप में सॉल्व कर चुके हैं, सेट लगा चुके हैं, तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए वो तीसरी बार होगा, तो एक कदम आप आगे रहिएगा। तो हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा आज के समय में, जिस तरह से कंपटीशन है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 3 बार MCQ करके सेट आउट मार कर पूरा गया है और एग्जाम में चौथी बार उसको मिलेगा, तो वो तो और भी कॉन्फिडेंस के साथ लगाएगा। जिसने सेट लगाया ही नहीं, तो
तो उसका कॉन्फिडेंस जो है पेपर देखने के बाद समझ गए ढीला हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी होता है। तो मैं इसलिए 360 डिग्री MCQ के रूप में यहीं पर तोड़ते हुए पढ़ाते जाता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ाने में टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं होता है कि पढ़े कथा बच दिए चले गए, उस तरह से मुझे पढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो पहले पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, अगर समझने वाली बातें हैं तो समझिए, और डायरेक्ट है तो आप क्या समझेंगे, आप बिहार की राजधानी पटना है, इसमें क्या समझेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ समझने वाला समझिए, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट जो है आप पढ़ लीजिए, और 1-2 बार रिपीट कर देंगे। जैसे हम पढ़ते हैं रिपीट करते हैं 2 बार हो जाता है, और वहाँ समझने वाला नहीं होता है तो MCQ करते हैं। अगर समझने वाला है तो पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, समझते हैं, समझने के बाद MCQ के रूप में 360 डिग्री करते जाते हैं, जिससे आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। नहीं तो मैं भी कथा कहानी की तरह बस निकल लूँगा, तो वो निकलने वाले काम मैं नहीं करता। या तो आप पूरे काम को कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, टाइम किसी और का पास मत कीजिए। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। तो मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को मतलब मेरी बातें अच्छी नहीं लगी उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा था कि इस तरह से पढ़ना जाता है, ठीक है, तोड़-तोड़ के पढ़ने पर चीज़ें जो है ना याद रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब जो थे ये लोग सिंध पर जो है 712 ईस्वी में विजय पाए थे। तो अब सवाल है कि किसने जो है सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। सवाल है कि किसने जो है सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो आंसर हो जाएगा अरबों ने। सवाल फिर से है कि अरबों ने किस पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो सिंध पर। फिर से सवाल है कि अरबों ने सिंध पर कब यानी कि किस ईस्वी में विजय पाई थी। तो 712 ईस्वी में विजय पाई थी। छोटे से लाइन से 3 सवाल बना, 3 सवाल। नहीं तो ऐसे में आप पढ़ते जाते तो क्या होता, आप पढ़ते कि अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अगला, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अगला, ऐसे क्या होगा, भूल जाएंगे कुछ देर के बाद में पूछा जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े थे। तो वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कुछ ही देर में MCQ आप बनाने जाइएगा, अगर तोड़-तोड़ के नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े थे, भूल जाइएगा। तो इसलिए हम तोड़-तोड़ कर पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। हाँ, आपका समय लगेगा, लेकिन आप समय दीजिएगा तो आपका फायदा भी होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, और MCQ के रूप में आप करते जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर दाहिर का शासन था। कह रहा है कि अरब आक्रमण जब जिस समय हुआ था उस समय जो है सिंध पर किसका शासन था। तो दाहिर का शासन था। सिंध पर दाहिर का शासन था। तो क्या होता है कि अरब वाले सिंध पर कब आक्रमण करते हैं। 712 ईस्वी में आक्रमण किए और विजय प्राप्त किए। कौन, तो अरब वाले। और जब 712 ईस्वी में अरब वाले सिंध पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जो है सिंध पर दाहिर का क्या था, तो शासन था। किसका शासन था, तो राजा दाहिर था। राजा जो था वो दाहिर था, तो दाहिर का शासन था। तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो सवाल है कि अब सवाल करते जाएंगे कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो दाहिर का शासन था। फिर से सवाल है कि किसके समय जो है मतलब सवाल इस तरह से होगा, किस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो अरब आक्रमण के समय। फिर से सवाल है कि अरब आक्रमण के समय किस पर जो है दाहिर का शासन था। तो सिंध पर दाहिर का शासन था। तो 3 आपके इस लाइन से 3 जो है क्वेश्चन बने। फिर इसी लाइन से चौथा सवाल भी बनेगा। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, तो उस समय ये आक्रमण कब हुआ था। तो 712 ईस्वी में हुआ था। ऊपर वाला लाइन इसमें जुड़ गया। 712 ईस्वी में ये किए थे, जिस समय जो है सिंध पर दाहिर का शासन था। उस समय जो है आपका जो है अरब आक्रमण किए थे, और 712 में ये आक्रमण किया गया था, जिस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। और ये जो आपका अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, और पहला सफल आक्रमण था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला।
भारत पर अरबवासियों को आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारत पर जो है अरबवासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य ये था कि धन दौलत लूटना है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। यही इन लोगों का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। तो अब सवाल करते जाएंगे कि भारत पर अरबवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य आपका था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का क्या करना, तो प्रचार प्रसार करना। फिर से है कि अरबवासियों को आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। कहाँ पर तो या कहाँ में, तो भारत में या भारत पर। ठीक है, आंसर ये होगा क्योंकि भारत में ही किए थे। चलिए, इस तरह से जो है मध्यकालीन भारत का ये वाला पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। अब टॉपिक नंबर 28 देखते हैं। टॉपिक नंबर 28 महमूद गजनी। टॉपिक नंबर 28 महमूद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो था गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। चलिए अब इसको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझते हैं। क्या होता है कि 932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम का एक सरदार था। कौन सा सरदार था? तुर्क सरदार था। तो इसी ने जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन जरूरी है। किसने जो है 932 ईस्वी में जो है एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने जो है 932 ईस्वी में एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो आपका अल्पतगीन था जिसने 932 ईस्वी में एक तुर्क सरदार था ये, और गजनी साम्राज्य की स्थापना की। फिर से सवाल है कि दूसरा सवाल कि किस ईस्वी में अल्पतगीन ने जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की, किस ईस्वी में? तो 932 ईस्वी में किया था। दूसरा सवाल कैंसिल हो गया। सवाल ये है कि 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तीसरा आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है 932 ईस्वी में अल्पतगीन गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये कौन मतलब सरदार था? ईरानी था, अरबी था, तुर्की था या आपका मंगोलियन था? तो आपका आंसर होगा एक तुर्क सरदार था। तो इस लाइन से आपके 4 क्वेश्चन बने। अब चलिए, किसकी राजधानी गजनी थी? अब सवाल पूछेगा कि किसकी राजधानी गजनी थी? किसकी राजधानी जो है गजनी थी, सवाल है। तो अल्पतगीन की राजधानी गजनी थी, पहला सवाल। ठीक है। अब दूसरा सवाल, किसने जो है 932 ईस्वी में जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और उसकी राजधानी कहाँ थी? किसने और कहाँ? आंसर जवाब देना है, 2 जवाब देना है यहाँ पर। तो अल्पतगीन और राजधानी थी गजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद जो है कुछ समय तक गजनी में जो है प्रीतिगीन ने शासन किया। क्या होता है कि आप समझते हैं, अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि गजनी में जो है कुछ समय तक प्रीतिगीन जो है एक शासक है, उसका उत्तराधिकारी है और उसने क्या किया कि शासन किया। तो सवाल है कि अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में किसने शासन किया? तो प्रीतिगीन ने किया। सवाल फिर से है कि गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया किसकी मृत्यु के पश्चात? तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात। चलिए 2 सवाल हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। इसी के शासनकाल में जो है 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो सवाल है कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया? तो प्रीतिगीन के शासनकाल में।
सवाल फिर से है कि पृथ्वीगिन के शासनकाल में कब जो है सर्वप्रथम जो है भारत पर आक्रमण किया गया? तो 972 से 977 ईस्वी। फिर से सवाल है कि पृथ्वीगिन के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया गया? मतलब सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया गया? तो सर्वप्रथम जो है भारत पर आक्रमण किया गया था पृथ्वीगिन के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम जो है तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में जो है शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। यानी कि प्रथम तुर्क आक्रमण होता है तो उस समय क्या होता है कि पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? तो जयपाल यही शासन कर रहा था। तो अब सवाल हम लोग करेंगे कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक था जो शासन कर रहा था? तो जयपाल था, जयपाल। फिर से सवाल है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय में कहाँ में किस वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था? तो पंजाब में। कहाँ में? तो पंजाब में। किस वंश का? तो शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। सवाल फिर से है कि पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल जिस समय शासन कर रहा था उस समय क्या हुआ था? तो उस समय जो है प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? तो अब इस लाइन का जो है संबंध ऊपर वाले लाइन से है, पृथ्वीगिन के शासनकाल में। यानी कि पृथ्वीगिन के शासनकाल में जो 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो जब आक्रमण किया गया तो उस समय जो है पंजाब में शाही वंश का शासक जो था जयपाल शासन कर रहा था। सवाल ऐसे भी होगा, ऊपर वाला लाइन से नीचे वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन से नीचे वाला लाइन का जो है सवाल बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो सवाल है कि अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो अल्पतगीन का जो गुलाम था तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। यानी कि अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन, जिसने 977 ईस्वी में जो है गजनी की गद्दी पर बैठा। इसके बारे में एक जो है इन लोगों के बारे में अगर देखना है तो आपको एक यूट्यूब पर आपको मिलेगा, एक सीरियल है 45 या 46 एपिसोड का है, पृथ्वी बल्लभ जो है ना, पृथ्वी बल्लभ। जो लोग देख चुके हैं वो समझ गए होंगे। पृथ्वी बल्लभ एक एपिसोड है, देखिएगा, भारतीय इतिहास के बारे में है। तो इसी में जो है राजा भोज, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, राजा भोज के बारे में इतनी कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज के बारे में भी इसमें है। और राजा भोज के पहले जो है पृथ्वी बल्लभ जो थे, ठीक है, पृथ्वी बल्लभ राजा थे। तो इसके बारे में पृथ्वी बल्लभ पर एक एपिसोड है जिसमें दिखाया गया है। और इसमें जो है ये जो है आपका पृथ्वीगिन या अल्पतगीन सुबुक्तगीन के बारे में जो है उसमें दिखाया गया है कि आक्रमण करता है तो क्या होता है, इसके बारे में दिखाया गया है। तो इस पूरे शो को देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये शो है। मैंने 2018 में ये शो आया था तो मैंने देखा था, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे इस शो और इसको पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आएगी। तो ये पृथ्वी बल्लभ है, और जब पृथ्वी बल्लभ शुरू होता है तो एक मतलब एक थोड़ा गाय गाय साथ रहता है उसमें कि पृथ्वी बल्लभ एक इतिहास भी, एक योद्धा भी, इस तरह से कुछ बोलता है डायलॉग। तो इस तरह से जो है आप लोग पृथ्वी बल्लभ आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, एपिसोड है 45-40 एपिसोड का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब सब कुछ है इसमें, आपको मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। आप तो इतिहास जानेंगे ही और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस जो है मृणाल रहती है एक, आपको आप जैसे राष्ट्रकूट वंश या दंती दुर्ग के बारे में पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत में, तो उस वंश का भी इस वंश से, यानी परमार वंश में ये राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित है। और ये पृथ्वी बल्लभ जो है उसी परमार वंश से क्या थे पहले, मतलब उपेंद्र जो थे, ये उपेंद्र परमार वंश के स्थापना करते हैं। और यही उपेंद्र को जो है पृथ्वी बल्लभ क्या मिलते हैं, मतलब जंगल में मिलते हैं तो उठा कर लाता है, ठीक है, युद्ध करने गया था तो लौटता है तो जंगल में पृथ्वी बल्लभ मिलते हैं, छोटे बच्चे, मतलब जंगल में छोड़ दिया रहता है कोई, उठा कर लाता है और उसको जो है पाल पोस कर बड़ा करता है, तो यही जो योद्धा बनता है।
और यही जो है इसी के राज में जो है एक कवि भी रहता है, ये पृथ्वी वाला बहुत ही जबरदस्त कवि। और उस समय जो है राजा भोज जो है क्या होता है कि इसके भाई का लड़का था राजा भोज, यानी इसका भाई जो था उसके लड़का था राजा भोज, लेकिन ये जो चाचा लगता था पृथ्वी वल्लभ राजा भोज का, लेकिन इनके बीच जो है बहुत ही जबरदस्त मतलब प्रेम था दोनों के बीच में, बहुत ही जबरदस्त। तो राजा भोज के भी बारे में अब जानेंगे, और राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखेंगे। उसमें जो तैलप तैलप है, तैलप वन, तैलप द्वितीय तृतीय जो है ना राष्ट्रकूट वंश में सब है, तो उसके बारे में जानिएगा। और ये सब, और उसमें जो है राष्ट्रकूट यानी दंतेदुर्ग ये सब कहानी है कि उपेंद्र जो है उसके पिता को, मृणाल के पिता को मतलब मार दिए थे, तो वही जो है ना गुस्सा रहती है, परमार वंश से इनका थोड़ा अथी रहता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी वल्लभ को जो है जाता है आपको इनके मृणाल के राज में, तो देखता है तो मृणाल से इसको प्यार हो जाता है। तो ये सारी कहानी है और कैसे कैसे कहानी बढ़ती है आगे, और तो बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड है, तो आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी में जो सुबुक्तगिन जो है आक्रमण का जब करता है ना भारत पर, तो कैसे क्या क्या है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आपका किरण किरण कपूर के नाम जानेंगे। किरण कपूर, किरण कपूर जो है ना, किरण किरण कपूर वो खुदा गवाह में है, और तेजाब में भी है, जो विलेन का रोल किया है बहुत सारी फिल्मों में है। तो वही किरण किरण कपूर या किरण खेर कुछ है, हाँ किरण खेर या किरण कपूर जो भी है वो वही इसमें जो है सुबुक्तगिन या ऐसे ही अल्पतगिन का एथी किया रोल किया है। तो ये सब देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस एपिसोड को जरूर देखिएगा ताकि आप इतिहास से रिलेट कर सके, भारतीय इतिहास को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, यानी कि अल्पतगिन जो था, अल्पतगिन उसका जो गुलाम कौन था, तो गुलाम था सुबुक्तगिन। तो गुलाम भी था और दामाद भी था, गुलाम था और जो इसकी बेटी से जो है इसकी शादी हुई थी सुबुक्तगिन की, तो गुलाम भी था और दामाद था। तो ये क्या होता है कि 977 ईस्वी में क्या होता है कि गजनी की गद्दी पर बैठता है। महमूद गजनी जो है सुबुक्तगिन का पुत्र था, और महमूद गजनी जो है सुबुक्तगिन का क्या था, तो पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है, जिसका जो है जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो ऊपर वाला पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नीचे करेंगे। सवाल है कि अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद कौन था, तो आंसर होगा सुबुक्तगिन था, सुबुक्तगिन था। सवाल है कि अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन गजनी पर किस ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। फिर से सवाल है कि अल्पतगिन के गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में किसकी गद्दी पर बैठा, तो गजनी की गद्दी में पर बैठा। फिर से सवाल है कि सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, यह किसका गुलाम और दामाद था, तो अल्पतगिन का गुलाम और दामाद था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। तो सवाल है कि महमूद गजनी जो है किसका पुत्र था, तो सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था, तो सुबुक्तगिन का पुत्र था। सवाल फिर से है कि सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था, तो महमूद गजनी था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, जिसका जन्म जो है 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो है खुरासान का शासक था। कहाँ का, तो खुरासान का शासक था। सवाल है कि किसके शासन काल में महमूद गजनी जो है खुरासान का शासक था, तो अल्पतगिन नहीं, अपने पिता के काल में। इसका तो पिता सुबुक्तगिन था, तो अपने पिता के काल में, यानी कि इसका पिता कौन था, तो सुबुक्तगिन था, तो खुरासान का शासक था, यानी सुबुक्तगिन के शासन काल में इसका पिता कौन था, सुबुक्तगिन था। किसका, तो महमूद गजनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो सवाल है कि महमूद गजनी जो है किस वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो 27 वर्ष की अवस्था में। फिर से सवाल है कि 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर कौन बैठा, तो महमूद गजनी बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। बगदाद के खलीफा कौन था, अल आदिर बिल्लाह था। इसने जो है क्या किया यही कि
महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान किया और क्या किया, तो यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। बगदाद का समझते फिर से, बगदाद के खलीफा जो था कौन था, अल आदिर बिल्लाह था। अल आदिर बिल्लाह कौन था, तो बगदाद का खलीफा था। और ये खलीफा भाई साहब क्या करते हैं कि महमूद गजनी के जो पद था उसको जो है मान्यता प्रदान किए। ठीक है, ये मान्यता प्रदान किए। आप प्रदान करते हो क्या दिए, यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। किसको, तो महमूद गजनी को। अब सवाल करते हैं, बगदाद का खलीफा कौन था जिसने जो है महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान किया था, तो अल आदिर बिल्लाह था। फिर से सवाल है कि बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने किसको जो है पद की मान्यता प्रदान की थी, तो मोहम्मद गजनी को पद की मान्यता प्रदान की थी। फिर से सवाल है कि बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी, तो यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। तो सवाल ये है कि फिर से कि बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने किसको जो है पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी, तो महमूद गजनी को। तो चलिए इस तरह से इतने सारे सवाल बने। एक और सवाल इसमें बन सकता है, चलिए बनाते हैं। अल आदिर बिल्लाह ने महमूद अल आदिर बिल्लाह कहाँ का खलीफा था जिसने जो है महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह को उपाधि दी थी, तो बगदाद के खलीफा था। इससे और भी कथन और कारण या सही चुनने वाला सवाल बनाया जा सकता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो सवाल है कि किसने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो महमूद गजनी ने। कितनी बार, तो 17 बार आक्रमण किया था। तो ये जो पृथ्वी बल्लभ एपिसोड है ना, यूट्यूब पर है, आप सर्च मारिए आ जाएगा, आप देखिए इसको, आप देखिए इसको, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़ लिए और वहाँ पर जब देखेंगे तो बहुत चीज़ें जो समझ में अच्छी तरीके से आएगी। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति था। तो सवाल है कि महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। 17 बार भारत पर किसने आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने। तो इस तरह से हम लोग सवाल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी जो है एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो सवाल है कि कौन सा आक्रमणकारी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, तो महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ये मूर्तियों को तोड़ देता था, नष्ट कर देता था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी जो है प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो सवाल है कि किसने जो है भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया, तो महमूद गजनी ने। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी ने किस पर जो है प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, तो भारत पर। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा किस भाग को अधिकार करके वो अपने देश को लौट गया, तो पेशावर के कुछ भागों को अधिकार करके। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी जो है 1001 ईस्वी में शाही राजपाल कौन था, जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जो है जयपाल की पराजय हुई थी। सवाल है कि किसने जो है 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था जिसमें जो है जयपाल की पराजय हुई थी, तो महमूद गजनी ने।
फिर से सवाल है कि महमूद गजनी ने किस ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जो है जयपाल की पराजय हुई थी? तो 1000 ईस्वी में। सवाल फिर से है कि महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में किस राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। और किस वंश के? तो शाही राजा, यानी शाही शासक था, उसी के विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध जो है आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की क्या होती है? तो पराजय होती है, हार जाता है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यानी कि महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध जो है हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो सवाल है कि महमूद गजनी का किस ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो आपका आंसर है 1008 ईस्वी में। फिर से सवाल है कि किसने जो है 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो महमूद गजनी का। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में किसके विरुद्ध जो है हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो नगरकोट के विरुद्ध। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर के कोट के विरुद्ध हमले को किसके विरुद्ध जो है पहले महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो मूर्तिवाद के विरुद्ध। फिर से चलिए हम लोग आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। तो सवाल है कि महमूद गजनी ने कहाँ के चक्रस्वामिन के कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? तो थानेसर के। फिर से सवाल है कि किसने जो है थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? तो महमूद गजनी ने। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी ने थानेसर के किसकी जो है कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? तो चक्रस्वामिन के। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी के किससे निर्मित, यानी कि लोहे से, कांस्य से, तांबा से या स्टील से, किससे निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? तो कांस्य निर्मित। फिर से सवाल है कि पांचवा सवाल, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी के कांस्य निर्मित किसकी प्रतिमा को कहाँ भेजकर और कहाँ रखवाया? तो आदमकद प्रतिमा को, पहला सवाल का आंसर है। फिर दूसरे कहाँ भेजकर? तो गजनी भेजकर। कहाँ रखवाया? तो रंगभूमि में रखवाया। इस तरह से आपको जो है इस लाइन से 3 सवाल ये हो गया, अब 4 सवाल ये हो गया, यानी 7 सवाल इससे बने, 7 सवाल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार फिर तोड़ कर पढ़ लेते हैं। गजनी भेजकर रंगभूमि में क्या रखवाया? आदमकद प्रतिमा को किसने रखवाया? तो महमूद गजनी ने। कहाँ के? तो थानेसर के। किसके? तो चक्रस्वामी के। किससे निर्मित थी? तो कांस्य से निर्मित थी। क्या थी? तो आदमकद प्रतिमा थी। कहाँ भेजकर? तो गजनी भेजकर। किसमें? तो रंगभूमि में रखवाया। चलिए तोड़ कर भी पढ़ लिए। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1225 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में सौराष्ट्र में जो है उस पर हुआ था। तो सवाल है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कब हुआ था? तो 225 ईस्वी में हुआ था। फिर से सवाल है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 225 ईस्वी किस मंदिर पर हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर पर। किस मंदिर पर? तो आपका आंसर होगा सोमनाथ मंदिर पर। फिर से है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 225 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो सौराष्ट्र गुजरात में है। फिर से सवाल है कि इसका जो है सबसे चर्चित आक्रमण 225 ईस्वी सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र में हुआ? तो महमूद गजनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर की लूट से उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। किस मंदिर से? तो सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दिनार की
संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण क्या होता है कि अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो सवाल है कि किसकी रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था? सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण। फिर से सवाल है कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण किसके शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था? तो अनहिलवाड़ा के शासक पर। फिर से सवाल है कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ मंदिर जो है लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति क्या की थी? तो लूट ली थी। तो सवाल है कि किस मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जो है जाटों ने आक्रमण किया था और संपत्ति लूट ली थी? तो सोमनाथ मंदिर। फिर से सवाल है कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर किसने जो है आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली? तो जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। जाटों ने, और सवाल है अगला सवाल, जाटों ने किस पर आक्रमण करके उसकी संपत्ति लूट ली थी? तो महमूद पर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नोट। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। सोमनाथ जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में क्या है? तो प्रथम है। ज्योतिर्लिंगों में क्या है? तो प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। यह जो है गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 13 नवंबर 1947 को क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 11 मई 1951 के दिन जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी का अंतिम जो है भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सवाल है कि महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1027 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो गई। तो महमूद गजनी की सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी था। सवाल है कि किसकी उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। महमूद की सेना में सिबंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद की सेना में कौन जो है कौन से हिंदू थे जो ऊंचे पदों पर आसीन थे? तो सिबंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। सवाल फिर से है कि सिबंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर किसके सेना में थे? तो महमूद की सेना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, उत्बी हो गया और फारूकी जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो सवाल है कि महमूद गजनी के दरबार में कौन रहते थे? तो अलबरूनी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, उत्बी रहते थे और फारूकी रहते थे। इसके दरबार में? तो महमूद गजनी के दरबार में। तो इस तरह से ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक नंबर 29 पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। गौर जो है मोहम्मद गजनी के अधीन जो है एक छोटा सा राज था मोहम्मद गजनी के अधीन। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। गौर जो था मोहम्मद गजनी अभी हम लोग पढ़े, उसके अधीन एक छोटा सा क्या था? राज था। सवाल है कि गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज था? तो मोहम्मद गजनी के अधीन। सवाल है कि मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज कौन था? तो गौर था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना। सवाल है कि अब इसमें
1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक बना? तो गौर का शासक बना। तो गौर का शासक 1173 ईस्वी में कौन बना? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बना। हाँ, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? 1173 ईस्वी में बना। तो तो चलिए, इस तरह से 3 सवाल हो गए, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 1173 ईस्वी में क्या होता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना। इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। सवाल फिर है कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मुल्तान के विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन या गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी का जो है दूसरा आक्रमण कहाँ हुआ था? तो पाटन गुजरात में हुआ था। किसके विरुद्ध? गुजरात पर हुआ था। सवाल यहाँ पर करते जाएंगे। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था? 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किस पर हुआ था? तो पाटन गुजरात पर हुआ था। चलिए फिर से, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय। इसने क्या किया? तो गौरी को पटक पटक कर धोया, सर्फ एक्सल से धोया, जम कर धोया। इसको धोने के बाद खत्म कर देना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी जो है भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए कहाँ लौट गया? तो गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या जो 12 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब की गई? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। एकदम सही किया गया, पहले ही कर दिया गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या कब की गई? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। चलिए, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध वर्ष पक्ष परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में चौहान विजय हुआ था। चौहान यानी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन इसने जो है इसको माफ कर दिया। माफ नहीं करना चाहिए था इसको, उसमें सर इसका काट देना चाहिए था। जिसका परिणाम जो है, माफ करने का परिणाम इनको भुगतना पड़ा था। दुश्मन को कभी भी माफ नहीं किया जाता है। दुश्मन को माफ करने का मतलब कि आप अपनी तबाही लिख रहे हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गौरी क्या हुआ? तो विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच। गौरी क्या हुआ? तो विजयी हुआ। नोट: तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद था। फिर से एक बार कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चौहान विजयी हुआ था और इसको माफ कर दिया था। माफ करने का परिणाम ये हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ। जिसमें गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज के पूरा साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजयी होता है। इसी के कारण ये परिणाम हुआ कि जयचंद यानी कि उसका भी गढ़वाल या राठौर वंश भी समाप्त हो जाता है। चौहान वंश तो समाप्त होता है, गढ़वाल और राठौर वंश भी समाप्त हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री कौन थी? तो आपकी संयोगिता था। उसको जो है ना उठा कर ले गया था, शादी किया था। ये अक्षय कुमार की फिल्म बनी, वो देखिएगा। लेकिन फिल्म जो फ्लॉप हो गई, क्योंकि अक्षय कुमार तो 30 दिन में 40 दिन में शूटिंग करने वाला है। तो कैरेक्टर जो है पृथ्वीराज चौहान या जो भी कैरेक्टर है, ये कोई आम कैरेक्टर नहीं है। जैसे मन के तैसे कर दिए। बाहुबली फिल्म बनाने में समझ के कितना साल लगा था। तो कैरेक्टर में उस तरह का शरीर बनाना पड़ेगा, उस तरह का आपको दाढ़ी मूछ होना चाहिए। नकली मूछ लगाकर आप नकली दाढ़ी लगाकर फिल्म 30 दिन में कीजिएगा तो वैसा ही होगा। फ्लॉप हो गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर 30 है सल्तनत काल। टॉपिक नंबर 30 सल्तनत काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह मोहम्मद गौरी का क्या था? तो गुलाम था। वह मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। तो सवाल है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किस ईस्वी में किया गया था? तो 1206 ईस्वी में किया गया था। वह गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। गुलामों को जो फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंदगा कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंदगा कहा जाता है। बंदगा किसको कहा जाता है? तो गुलामों को कहा जाता है। किस भाषा में? तो फारसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तथा इन्हें जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो गुलामों को किसके लिए खरीदा जाता था? तो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इनको फारसी में क्या कहा जाता था? तो बंदगा कहा जाता था। किसको? तो गुलामों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। तो अब चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब क्या करते हैं कि अपना राज्याभिषेक जो है करवाते हैं। कब? तो 24 जून 1206 ईस्वी को करवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी। अब सवाल करते हैं, कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किस ईस्वी को किया था? तो 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। सवाल फिर से है, किसने जो है अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सवाल यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। सवाल यह है कि लाहौर किसकी राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। यही जो है पहले ये मंदिर था, स्कूल था। ये आपका प्राचीन भारत में आपका एक राजा था, उसने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये पहले स्कूल था, बाद में ये मस्जिद बना है। ये हम पढ़ा चुके हैं प्राचीन भारत, उसमें पढ़िएगा तो मिलेगा ये आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि अजमेर का 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ये नामक मस्जिद जो है, मस्जिद बाद में बना है, पहले स्कूल था। तो उस राजा का नाम भी हम पढ़ाए हैं, का निर्माण ऐबक ने करवाया था। चलिए, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर से सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था? तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। और किसका करवाया था? तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने? तो ऐबक ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। तो इसको जो लाख बख्श कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सके थे। कुतुबुद्दीन के समय में जो है कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। इल्तुतमिश क्या करता है? कुतुबुद्दीन के बाद 225 फीट ऊंची जो है 4 मंजिल का बना दिया। और कुतुबुद्दीन के समय में केवल पहली ही मंजिल बन सकी थी, उसके बाद ये मर जाता है। इसके बाद जो मरने के बाद इल्तुतमिश जो है इसके अधूरे काम को पूरा करता है। तो इसने इल्तुतमिश जो क्या करता है कि 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। और फिरोज तुगलक जब आता है तो उस समय क्या होता है कि आंधी पानी बारिश होता है, और बारिश होने पर बिजली जब कड़कती है तो बिजली क्या होता है कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल पर गिरती है, जिससे चौथी मंजिल क्या होती है कि नष्ट हो जाती है। जिसके कारण फिरोज ने उसमें 2 छोटी मंजिलें, जिसमें क्या करता है कि फिरोज जो है उसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई। जिससे क्या होता है कि ये 5 मंजिल हो गई, और ऊंचाई जो 9 फीट से बढ़कर 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। ऊंचाई जो है 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। 225 फीट थी, अब हो गई आपकी 234 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ये बहुत बड़ा दुष्ट था, पूरा जला दिया। बहुत सारे ज्ञान की चीजें थी उसमें, किताबें थी, पुस्तकें थी, साहित्य था, बहुत कुछ था, नॉलेज बहुत सारा था। उस गधे को ये समझ नहीं आया। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। सवाल है कि किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई? तो 1210 ईस्वी में। किसकी? तो ऐबक की। क्या खेलते समय? तो चौगान खेलते समय। किससे गिरकर? तो घोड़े से गिरकर। कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। किसको? तो ऐबक को। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी उसके बाद कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। ऐबक का जो उत्तराधिकारी था कौन था? आराम शाह था, जिसने 8 महीनों तक ही शासन किया। सवाल है कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। कितने समय तक शासन किया? तो 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या कर देता है कौन? तो इल्तुतमिश कर देता है और 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो सवाल है कि आराम शाह की हत्या किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। कब की? तो 1211 में की। कहाँ? उसके बाद क्या किया? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो सवाल है कि इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा किसकी हत्या करके? तो आराम शाह की हत्या करके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का यानी कि तुर्की का इलबरी तुर्क था। क्या था? तो तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। जो ऐबक का क्या था? तो गुलाम था और दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। सवाल है कि इल्तुतमिश कौन था? तो तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो क्या था? तो ऐबक का गुलाम और दामाद था। सवाल है कि किसका गुलाम था? इल्तुतमिश और दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? तब बदायूं का गवर्नर था। कौन? तो इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? तब बदायूं का गवर्नर था। कौन? तो इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी क्या करता है कि स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। लाहौर में राजधानी किसकी थी? तो इल्तुतमिश ने लाहौर राजधानी बनाया था। तो क्या करता है कि इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या कर देता है 1211 ईस्वी में और गद्दी पर बैठ जाता है। ये इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था और ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु जब होती है इस समय ये बदायूं का गवर्नर था और इसने क्या करता है कि इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली में लाता है। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कोहना के निकट करवाया था। इसने जो है हौज सुल्तानी, इसने क्या किया? तो हौज सुल्तानी का निर्माण किया। कहाँ? तो दिल्ली कोहना के निकट करवाया था। तो सवाल है कि हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, पहला जो है कुतुब मीनार का निर्माण का पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण का क्या कराया? तो पूर्ण कराया। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन के समय में जो है पहली मंजिल बन सकी थी। बाकी जो 4 मंजिल तक ये भाई साहब ने बनवाया था। कौन? तो इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या होता है कि उस पर बिजली यानी कि बारिश होता है, आंधी तूफान होता है, बिजली गिरता है और क्या होता है कि चौथा मंजिल नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से 9 फीट बनाता है। कौन? तो 225 फीट इल्तुतमिश तक था उसकी ऊंचाई और अब 234 फीट हो गया फिर तुगलक के समय में, क्योंकि जो नष्ट हो गया था चौथा मंजिला, उस पर 2 छोटे छोटे इसने और भी बनवाए, मंजिल बनवाया, जिससे उसकी ऊंचाई बढ़कर 9 फीट हो गई यानी कि 234 हो गई, ऊंचाई 234 मीटर हो गई है अब फिरोज तुगलक के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने जारी किए। चांदी का टंका और तांबा का जितल भी इसने जारी किया। चांदी का टंका और तांबा का जितल और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने जारी किए। एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया, जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तुर्कान चहलगानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन को तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इसने जो सर्वप्रथम दिल्ली के किसके? तो अमीर को दमन किया। किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। गुलाम सरदारों 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया।
इक्ता प्रणाली चलाई। शुद्ध अरबी सिक्के शुद्ध सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका और तांबा का जीतल। कुतुब मीनार के निर्माण का पूर्ण करवाया। चलिए हम लोग ऊपर वाला जो छूट गया उसको देख लेते हैं। मंगोल मंगोल जो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल जो है चीन के जो उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। जैसे ये चीन हो गया ना, ये जैसे ये चीन है, चीन के उत्तर में ये क्या है, मंगोल है, मंगोलिया है, ठीक है, मंगोल यानी मंगोलिया। तो मंगोलिया का मंगोल थे। तो मंगोल जो है चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान में, और गोबी रेगिस्तान में जो है मंगोल में पड़ता है, मंगोलिया में। तो गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थे। वह जो है एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। उनका मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे, तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। उनमें जो है स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, यद्यपि जो है माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। वे जो है विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खा का जन्म हुआ। उन्हीं कबीलों में जो है एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खा का जन्म हुआ, जिसे महान यानी चेंगिज द ग्रेट और श्रापित क्यूर्स्ट दोनों पुकारा गया, यानी कि महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। इसका पिता कौन था? चंगेज खा का। तो येसुगाई बहादुर था। इसका पिता कौन था? तो येसुगाई बहादुर था चंगेज खान का। ये मंगोलिया के रहने वाले थे, चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ से ये टॉपिक जो है अभी है, इसमें अभी बहुत कुछ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।